नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और किस किस आधार पर वो भेद किए जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। वाक्य से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपन वाक्य के भेद। तो देखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं, दो आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। एक तो होता है देखो रचना के आधार पर वाक्य, और एक होता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। हो गई बात क्लियर? कई बार क्या है कि बेसिक से प्रश्न उठा लिया जाता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये 8 भेद होते हैं, जैसे देखिए विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विषमयादि बोधक, इच्छावाचक या इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक। इस प्रकार से इसके भी 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब देखिए, इनका अध्ययन करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वाक्य होता क्या है, वाक्य अपन किसको कहेंगे, वाक्य में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो देखो, वाक्य के दो अंग माने जाते हैं। वाक्य के अंग कितने माने जाते हैं? दो माने जाते हैं। एक होता है देखो उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब देखो, उद्देश्य किसे कहा जाता है? सीधी भाषा में अगर सरल तरीके से बताऊं तो जो कर्ता होता है ना, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। देखो, कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। यानी वाक्य में जो कार्य करता है वही उद्देश्य होता है। जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं अपन? उद्देश्य कहते हैं। परंतु यदि उद्देश्य के साथ में अन्य पदबंध आ जाएं तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। यानी वाक्य में जिसके संबंध में, यानी जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसको उद्देश्य कहा जाएगा, लेकिन उद्देश्य के साथ अन्य पदबंध होते हैं, अन्य पदबंध जो आ जाएंगे तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाएगा। अब देखो, पदबंध का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। पहले आप पदबंध पढ़िए, पदबंध को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे आप। यानी वाक्य की जो उद्देश्य होता है उसके साथ में अन्य जो पद आ जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कह देते हैं। एक होता है विधेय। सीधी सी बात है, विधेय यानी क्रिया या क्रम को कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात कर्म को ही विधेय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। विधेय के अंतर्गत भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार या फिर पूरक, ये शामिल होते हैं। उनको उसका विधेय का विस्तार कह देते हैं, यानी कर्म का विस्तार उसे कह दिया जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। एक होता है उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी कर्म। उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा यानी उद्देश्य के साथ में अन्य शब्द या अन्य पद जोड़ देंगे, उस पदबंध को क्या कह जाएंगे? उद्देश्य का विस्तार। और इसी प्रकार से विधेय के साथ में अन्य पद जोड़ दिए जाएंगे, उन्हें भी विधेय का विस्तार, कर्म का विस्तार, पूरे के क्रिया का विस्तार, इस प्रकार से पुकारते हैं इनको। ठीक है, आप वो जरूर देखिएगा। अब देखो कैसे होता है उसका विस्तार। देखो, एक वाक्य अपने सामने, मेरा भाई सुरेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में अपन को सबसे पहले उद्देश्य देखना है, फिर उसके बाद में अपन को मतलब कर्ता देखना है। देखो, उद्देश्य आप भूल जाओगे कि उद्देश्य होता क्या है, तो उद्देश्य कर्ता ही होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले अपन को कर्ता देखना, फिर उसके बाद में अपन को कर्म देखना है, फिर उसके बाद में अपन को क्रिया देखनी है। तो देखो, इसमें मेरा भाई सुरेश, मुख्य कर्ता इसमें कौन है? सुरेश ही है ना। अब देखो वो क्या करता है? धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो पुस्तकें इसमें क्या आ गया? कर्म आ गया। पढ़ना इसमें क्या आ गई? क्रिया आ गई। तो उद्देश्य, विधेय और क्रिया आपने तीनों चीज पहचान ली। अब देखो इनका विस्तार, मेरा भाई है वो उद्देश्य का विस्तार होता है, धार्मिक जो दे रखा है वो कर्म का विस्तार है, क्योंकि पुस्तकें कर्म है। और इसी प्रकार पढ़ता जो क्रिया है, वो अधिक जो शब्द है वो क्रिया का विस्तार है। मेरा भाई सुरेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें कर्ता सुरेश है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। अब मेरा भाई इसमें कर्ता का विस्तार हो गया, यानी उद्देश्य का विस्तार है, और धार्मिक इसमें कर्म का विस्तार हो गया, और अधिक इसमें क्रिया का विस्तार हो गया। आशा करता हूँ अच्छे से बात समझ में आई होगी। अब देखो,
नीचे एक वाक्य है, मेरा भाई संदीप ऐतिहासिक कहानियां अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में सबसे पहले आपको अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उस प्रश्न में क्या मिलेगा कि या तो आपको कर्ता का विस्तार पूछेगा, या क्रिया का विस्तार, या कर्म का विस्तार, या फिर पूरक। इन तीनों के बाद में जो कुछ भी बचता है ना वो पूरक होता है। तो इस वाक्य में कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब पूरक कुछ भी नहीं है। तो देखो, इसमें मेरा भाई संदीप ऐतिहासिक कहानियां अधिक पढ़ता है, तो सबसे पहले आपको कर्ता पकड़ना है। देखो, संदीप इसमें कर्ता है, कहानियां इसमें कर्म है, पढ़ता इसमें क्रिया है। तो मेरा भाई इसमें कर्ता का विस्तार हो गया, ऐतिहासिक इसमें कर्म का विस्तार हो गया, अधिक इसमें क्रिया का विस्तार हो गया। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी आपको ये बात। कर्ता का विस्तार क्या होता है, कर्म का विस्तार क्या होता है, क्रिया का विस्तार क्या होता है। इसी प्रकार मेरी बहन श्यामा धार्मिक फिल्में अधिक देखती है। तो इसमें आपको सिर्फ सबसे पहले वही बात करनी है जो ऊपर वाले में की। सबसे पहले उद्देश्य यानी कर्ता को पहचानना है, उसके बाद में अपन को कर्म को पहचानना है, उसके बाद में अपन को क्रिया को पहचानना है। तो उद्देश्य इसमें श्यामा, कर्म इसमें फिल्में, क्रिया इसमें देखती है। अब देखो, मेरी बहन कर्ता का विस्तार, धार्मिक इसमें कर्म का विस्तार, अधिक इसमें क्रिया का विस्तार। आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इससे सरल तरीका और कुछ भी नहीं है। आपको परीक्षा में यही पूछता है, एक वाक्य देगा, जैसे यही वाक्य दे दिया, मेरी बहन श्यामा धार्मिक फिल्में अधिक देखती है, और इसमें पूछ ले कि कर्म का विस्तार क्या है। ऑप्शन अगला यहीं से बनाना शुरू करेगा, मेरी बहन धार्मिक अधिक, एक में जोड़ देगा देखती है। अब इसमें आपको पूछेगा क्रम का विस्तार क्या है, अंडरलाइन करेगा या ऑप्शन इस प्रकार से बनाएगा। तो ध्यान रखना, ये धार्मिक जो शब्द है वो क्रम का विस्तार है। अगर पूछ ले क्रिया का विस्तार क्या है तो अधिक इसमें क्रिया का विस्तार है। अगर पूछ ले कर्ता का विस्तार इसमें क्या है तो मेरी बहन। अगर इसमें पूछ ले कि पूरक इसमें क्या है तो कुछ भी नहीं, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है पूरक, कुछ बचा ही नहीं है। अगर इसमें कुछ और बचता तो ये पूरक का विस्तार कहलाता। आशा करता हूँ कि तीनों वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे सरल तरीका आपको कहीं पर भी पुस्तक में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई समझाने वाला मिलेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैं आपको बता चुका हूँ। पदबंध अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पदबंध क्या होते हैं वो एक वीडियो अलग से बना रखा है मैंने, वो भी इसी में चलते हैं वाक्य में। अब देखो, सबसे पहले रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद। अच्छी तरीके से याद रखना, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, बहुत ही आसान है। मैं नहीं मानता कि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए, परंतु बाय द वे पूछ भी सकता अगला, किसी को अपन हल्के में नहीं ले सकते। देखो, सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह क्या कहलाता है, सरल वाक्य। अच्छे से समझ में आ गया होगा उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता। जिसमें एक ही कर्ता मिलेगा, एक ही कर्म मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, सरल या साधारण वाक्य। बहुत आसान है। मनीष पुस्तक पढ़ता है, तो मनीष इसमें उद्देश्य आ गया, पढ़ता है इसमें क्या आ गया, विधेय आ गया, यानी कर्म आ गया। क्रिया होती है ना, वही कर्म होता है, ये भी ध्यान में रखना। संजय फुटबॉल खेलता है, तो संजय इसमें क्या आ गया, कर्ता आ गया, और खेलता है कर्म हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम कर्ता हो गया, पढ़ता है विधेय यानी कर्म हो गया। उद्देश्य और विधेय आपको सिर्फ कर्ता और कर्म ये शब्दों को मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द डाल दिए जाते हैं। वैसे व्याकरणिक दृष्टि से उद्देश्य और विधेय ही सही पद माना जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्देश्य क्या हो गया। उद्देश्य सीधी सी बात है, कर्ता ही होता है, और विधेय कर्म होता है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो संतोष इसमें कर्ता हो गया, सुख इसमें कर्म हो गया। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा के ले गया, हवा का तीव्र झोंका कर्ता हो गया, सब कुछ उड़ा के ले गया कर्म हो गया। मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन करता हो गया, अध्ययन करता हूँ इसमें कर्म हो गया। आशा करता हूँ कि सरल वाक्य से संबंधित आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज या कोई आपके दिमाग में ऐसी चल रहा हो कि ये कर्ता कर्म क्या विस्तार कैसे हो रहा है, क्रिया का विस्तार कैसे हो रहा है, बिल्कुल एक एक चीज़ अपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सरल वाक्य अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल साधारण वाक्य देगा। अगला अपन को पूछ ले कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, उसमें आपको सिर्फ कर्ता और कर्म ही छांटना है कि मनीष पुस्तक पढ़ता है, तो मनीष और पढ़ता है, ठीक है, ये कर्ता हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत आसान है। अब ये थोड़ा सा डीपली यानी मतलब हार्ड कैसे बनता है ये प्रश्न, उसकी अपन चर्चा करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, सरल वाक्य बिल्कुल आसान है मित्रों, परंतु उसमें अपन को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है। देखो, एग्जामिनर ये करता है इसमें कि नोट लगा के, इस बात को आप भी नोट कर लीजिए कि ध्यान रहे, वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों, यानी वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता एक से अधिक हों, और उनकी क्रिया एक ही हो, यानी कर्ता तो 3-4 हो सकते हैं, 2 या 3, परंतु वो कार्य अगर एक ही कर रहे हो ना, तो उसकी
गणना केवल एक उद्देश्य यानी उसका कर्ता एक माना जाएगा, एक उद्देश्य के रूप में उसकी गणना है वो की जाएगी। 2 या 3 कर्ता उसमें हो सकते हैं, लेकिन वो कार्य अगर एक ही कर रहे हैं ना, तो वो कर्ता उसमें एक ही माने जाएंगे। ये बात सही है। देखो कैसे, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राम और श्याम विद्यार्थी क्या होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी समस्या रहती है कि राम और श्याम आ गया, इसमें राम करता हो गया, श्याम करता होगा। अगर राम और श्याम एक दोनों व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें उद्देश्य राम और श्याम एक ही है, और कर्म हो गया वो पुस्तक पढ़ने का कार्य है वो कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही इसमें विधेय है, मतलब सरल वाक्य है। कभी भी इसको संयुक्त या मिश्र वाक्य में मत डाल देना, ठीक है। अच्छे से समझ रहे हो ना बात को, जिसमें कर्ता एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कार्य एक ही कर रहे हैं ना, अगर वो एक ही कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर कर्ता क्या होगा, एक ही माना जाएगा। अजीत, अंकित और अमित क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखो तीन है इसमें, तीन व्यक्ति, परंतु वो कार्य क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें उद्देश्य है वो यहाँ तक एक ही है, अजीत, अंकित और अमित। आगे बात समझ में। सीता, गीता और रीमा खाना बना रही हैं, तो सीता, गीता और रीमा कर्ता एक ही है, इसमें उद्देश्य एक ही है, और कर्म भी इसमें एक ही है। ध्यान रखना, दो या तीन से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अगर कार्य एक ही कर रहे हैं तो कर्ता हमेशा एक ही माना जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर दो तीन शब्द देने की वजह से विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी बड़ी समस्या रहती है कि कर्ता इसमें मतलब ये संयुक्त या सरल संयुक्त या मिश्र वाक्य हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई डाउट अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है किसी प्रकार का कोई डाउट। आगे देखो, संयुक्त वाक्य बिल्कुल आसान है, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या फिर मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों के माध्यम से यानी संवेजक अवयवों के द्वारा इस प्रकार से कर दिया जाता है कि वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी दो वाक्य होंगे लेकिन वो किसी पर भी आश्रित नहीं होंगे, दोनों अपने आप में क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, उसे ही क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य यानी जोड़ा हुआ वाक्य कहा जाता है। इसमें संयोजक और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः इस प्रकार के शब्द अपन को वाक्य के बीच में मिलेंगे, लेकिन दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार का कोई एक दूसरे पर आश्रित है वो नहीं रहेगा। अब देखो कैसे, शाम घर गया और पढ़ने बैठ गया, दो वाक्य हैं, देख लो। शाम घर गया बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है, इसमें मतलब ये दूसरे पे टिका हुआ नहीं है, बिल्कुल सही वाक्य है, शाम घर गया। और अगला वाक्य है पढ़ने बैठ गया, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, यानी पीछे वाले वाक्य पे ये टिका हुआ नहीं है। तो जब दो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हों और एक संयोजक शब्द से जोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो शाम घर गया और इसमें संयोजक शब्द आ रहा है, और पढ़ने बैठ गया। समझ रहे हो ना बात को, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होने के कारण ये संयुक्त वाक्य है, और संयोजक शब्द से इनको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। बैठ जाओ अथवा चले जाओ, अब देखो बैठ जाओ अपने आप में स्वतंत्र है, चले जाओ अपने आप में स्वतंत्र है, अथवा इसमें संयोजक शब्द है वो जोड़ दिया, मतलब दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार का कोई एक दूसरे पे आश्रित नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, संयुक्त वाक्य है वो माना जाएगा। अगला वाक्य और देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नृत्य करती थी, तो ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे कोई दिक्कत नहीं है, राधा नृत्य करती थी ये अपने आप में स्वतंत्र है, और इसमें संयोजक शब्द है वो जोड़ दिया गया। आ रही है ना बात समझ में, किसी प्रकार का एक दूसरे वाक्य पे कोई भी आश्रित नहीं रहेगा, अपने आप में स्वतंत्र होंगे, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। नीचे देखो, हितेश ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया, हितेश ने परिश्रम नहीं किया स्वतंत्र है अपने आप में, इसलिए वह असफल हो गया, तो इसलिए संयोजक शब्द से इसको जोड़ दिया गया है, स्वतंत्र वाक्य है, मतलब संयुक्त वाक्य है, इसको इसलिए संयोजक शब्द से जोड़ दिया गया। समझ रहे हो ना बात को। आगे वाला देखिए, कभी बड़े वाक्य को देख करके ये मत सोच लेना कि ये संयुक्त होगा, उसमें संयुक्त और मिश्र दोनों भी साथ हो सकते हैं। मैं खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को लाना पड़ा। इतना बड़ा वाक्य देकर के कभी ये मत सोच लेना कि ये मिश्र वाक्य होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये संयुक्त और मिश्र दोनों साथ साथ में है। देखो, मैं खाना खाकर लेटा ही था कि संयोजक शब्द हमेशा मिश्र वाक्य में आता है, कि अचानक पेट में दर्द होने लगा, फिर और संयोजक शब्द से जोड़ दिया, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को लाना पड़ा, तो ये मिश्र और संयुक्त दोनों वाक्य है। ध्यान रखना, ऐसे इतना बड़ा वाक्य आ जाए तो कभी भी यह मत समझना कि ये सिर्फ मिश्र वाक्य या सिर्फ संयुक्त वाक्य है, ये दोनों है, मिश्र और संयुक्त वाक्य है। आशा करता हूँ कि संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको अभी भी डाउट है
तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। परंतु पूछने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सरल और संयुक्त तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं। आगे देखो, मिश्र वाक्य बहुत ही आसान है, जैसा अपन पीछे दो पढ़े हैं। मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हों, वहां पर मिश्र वाक्य माना जाएगा। यानी एक सरल वाक्य होगा और उसी के आश्रित रहेगा। अब देखना, अपन पीछे वाले में पढ़े थे ना, उसमें कोई भी वाक्य किसी दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं था, अपने आप में दोनों स्वतंत्र थे। जबकि मिश्र वाक्य में वो 100% आश्रित रहेगा। देख लेना चाहिए, आप खुद उसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये मिश्र वाक्य है या नहीं है। देखो, और एक इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें की संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, ज़्यादातर की संयोजक शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। एक इसकी पहचान ये है कि प्रथम वाक्य बोलने पर मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है अपने, और वो जिज्ञासा तब शांत होती है जब अपन दूसरा वाक्य सुन लेते हैं, तब जाके वो जिज्ञासा शांत होती है। देखो, मैं देखता हूँ कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। अब मैं देखता हूँ, अब अपने मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि क्या देखता हूँ मैं, कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कि तुम है वो पढ़ाई नहीं करते हो। तो यहाँ पर की संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। तो मैं देखता हूँ, ये इसमें एक तो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये भी इसमें अक्सर पूछे जाते हैं कि आश्रित कौन सा और प्रधान कौन सा है। ये बहुत समझने वाली बात है। छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से समझना, ये अधिकांश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो, मैं देखता हूँ कि अगर सीधा अपने को ये वाक्य पूछ ले कि मैं देखता हूँ कि तुम पढ़ाई नहीं करते, कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है, की संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। दूसरी इसकी पहचान है, मैं देखता हूँ कि, यानी मतलब मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि क्या देखता हूँ, कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब अपने मन की जिज्ञासा है वो शांत होगी। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी ने क्या कहा कि सदा सत्य बोलो, कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब इसमें देखो, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये प्रधान उपवाक्य है, जबकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ये इस पे आश्रित उपवाक्य है। मैं देखता हूँ पे आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, कि सदा सत्य बोलो, ये आश्रित उपवाक्य है। बहुत ही ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। आगे देखो, जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो चुके थे। इसमें प्रधान वाक्य तब बच्चे सो चुके थे, ये प्रधान उपवाक्य है। जबकि जब मैं घर गया था, घर पहुंचा, वो आश्रित है इस पे। जब मैं घर पहुंचा तब बच्चे सो चुके थे, प्रधान वाक्य इसमें क्या है, तब बच्चे सो चुके। जो बच्चा नीचे खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है, तो वह मेरा चचेरा भाई है, ये प्रधान उपवाक्य है। और जो बच्चा नीचे खड़ा है, ये इस पे आश्रित उपवाक्य है। आगे देखिए, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, यानी प्रधान उपवाक्य, यानी अपन मेहनत करेंगे तभी तो उतनी अपन को क्या मिलेगी, सफलता। मतलब प्रधान उपवाक्य ये है, आश्रित उपवाक्य ये है। पहचान के देखिए, संयोजक शब्द की से, की का प्रयोग होता है इसमें, हो रहा हो, अथवा दो संयोजक शब्द इसमें साथ साथ चलते हैं। जब देखो, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, जिसका उसका आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, वह वाक्य क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। एक तो संयोजक शब्द की अगर आपको कहीं पर भी लगा हुआ मिल जाए तो आंख बंद करके आपको मिश्र वाक्य कर देना है। दूसरा, दो दो साथ चलेंगे, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, जिसका उसका, किंतु परंतु, ऐसे शब्द अगर इसमें जुड़े हुए आपको कहीं पर मिल जाएंगे तो वो वाक्य अगर पूछेगा तो कौन सा वाक्य माना जाएगा, मिश्र वाक्य माना जाएगा। ऐसे आप वाक्य लिख करके आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा आपकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। अब देखो, ये जो मिश्र वाक्य है इसके तीन भेद होते हैं। एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक विशेषण आश्रित उपवाक्य, एक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो देखो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा या फिर संज्ञा पद के समान हो, या तो फिर संज्ञा होगा या फिर संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा हो, वहां पर संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। दूसरी बात, की संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आपको मिले और उसमें आपको पूछ ले कि संज्ञा है या विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है, तो वो आंख बंद करके अपन को क्या कर देना है, संज्ञा उपवाक्य कर देना है। देखो, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, कि इसमें संयोजक शब्द मिल रहा है अपन को, तो ये कौन सा वाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। वह जानता है कि राकेश परिश्रमी बालक है। राम ने श्याम से कहा कि वह जयपुर जा रहा है। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो की संयोजक शब्द से अगर आपको जुड़ा हुआ कोई वाक्य मिल जाए और आपको उसमें पूछ ले कि संज्ञाश्रित है या विशेषणाश्रित है, क्रिया विशेषण, तो आंख बंद करके अपन को क्या कर देना, संज्ञाश्रित उपवाक्य कर देना। सभी में आपको कहीं ना कहीं संज्ञा मिलेगी ही मिलेगी। देखो, राम ने, वह जानता है कि राकेश, राम ने श्याम से कहा, संज्ञाश्रित, जयपुर जा रहा है। शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है, तो आपको कहीं ना कहीं एक तो संज्ञा शब्द यहाँ पर
मिलेगा और उसके माध्यम से भी अपन पहचान सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात तो इसमें यही है कि की संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ अगर कोई वाक्य अपन को मिल जाता है कहीं पर, तो वो वाक्य कौन सा माना जाता है, संज्ञाश्रित उपवाक्य है वो माना जाता है। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो सीधी सी बात है, विशेषण इसके शब्द से पता चलता है, मतलब नाम से ही, कि जो आश्रित प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है, विशेषता मिलेगी। दूसरी बात, इसमें संयोजक शब्द जो जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनका आदि संयोजक शब्द अपन को कहीं पर किसी वाक्य में मिलते हैं तो ये विशेषण आश्रित यानी विशेषता आएगी। सीधी सी बात तो है, देखने में पता चल जाएगा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था। अब व्यक्ति की विशेषता क्या है इसमें, वह विकलांग था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था। समझो इस बात को, बात समझ में आ रही है ना। देखो मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था, तो व्यक्ति की विशेषता इसमें आ गई, वो क्या था, विकलांग था। जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वह एक दिन बहुत पछताते हैं, तो विद्यार्थियों की विशेषता इसमें क्या है, पछताते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, आई बात समझ में, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। जिसे घर जाना हो जा सकता हो, तो इसमें घर जाने वाले लड़कों की विशेषता या लोगों की विशेषता बतलाई जा रही है। जो वीर और साहसी होते हैं वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, तो वीर और साहसी की विशेषता क्या है, वो प्राणों की चिंता वो नहीं करते। आशा करता हूँ कि विशेषण और संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर किसी प्रकार की डाउट है ना, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप इसको प्रैक्टिस स्वयं करना, यानी खुद आप इन शब्दों को अगर वाक्यों को करके देखोगे ना, तो आपकी सारी कन्फ्यूज है वो दूर हो जाएगी। वैसे तो देखो सारी एक एक चीज़ मैंने खोल के आपको बहुत अच्छे से समझाई है, जितना मुझे आ रहा है उसे कहीं ज़्यादा यानी बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखो क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रधान उपवाक्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध करवाते हैं उसे क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्रिया की विशेषता का बोध करवाया जाएगा। इसकी पहचान होगी जब, ज्यों, ज्यों ही, यदि, यद्यपि, जहाँ, जिधर, ये संयोजक शब्द हैं, इनसे प्रारंभ होता है वह वाक्य क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। यानी वाक्य के प्रारंभ में आपको ये शब्द मिल जाएंगे, जब, ज्यों, ज्यों ही, यदि, यद्यपि, जहाँ, जिधर, ये शब्द अगर वाक्य के प्रारंभ में अगर मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सा माना जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है वो माना जाएगा। जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार, देख लो सबसे पहले जिधर शब्द आ गया, इनमें से कहीं पर है आपको मिल जाएगा, देखो जिधर शब्द है। अब देखो, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा, जब, ज्यों ही मैं स्कूल के बाहर आया खेल प्रारंभ हो गया, ज्यों ही, ये इनके पहचान होती है। इसके माध्यम से अपन को पता चलता है कि ये कौन सा वाक्य होगा। तुम जिधर जा रहे हो वहां आगे रास्ता बंद है, तुम जिधर जा रहे हो। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती, तो वर्षा की इसमें विशेषता क्या बताएगी कि उपज है वो बढ़ जाती अगर वर्षा अच्छी होती। तो ये शब्द आपको वाक्य के प्रारंभ में कहीं पर भी मिलेंगे, वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य माना जाएगा। आई बात समझ में। दूसरी रही बात विशेषण वाक्य में, कोई भी वाक्य हो उसमें उसी वाक्य की विशेषता मिलेगी। जो व्यक्ति, मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था। जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वो एक दिन बहुत पछताते हैं। अब संज्ञा, की संयोजक शब्द कहीं पर भी मिल जाएगा, बस ये बात ध्यान में रखना, और आपका परीक्षा में 100% है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, वह जानता है कि राकेश परिश्रमी बालक है। राम ने श्याम से कहा कि वह जयपुर जा रहा है। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। की संयोजक शब्द का कहीं पर भी आपको प्रयोग मिल जाए और परीक्षा में पूछ ले कौन सा उपवाक्य है, तो आंख बंद करके आपको संज्ञा उपवाक्य है वो कर देना है। आई बात समझ में। अगला देखिए, अब आपको मैं थोड़ी सी वाक्य रूपांतरण समझा देता हूँ कि वाक्यों का रूपांतरण यानी बदलाव कैसे किया जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी सरल वाक्य दे दे अपन को परीक्षा में और अपने को कह दे कि इसका मिश्र वाक्य बनाओ, तो ये वाक्य रूपांतरण है। देखो सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य में एक अपन सरल वाक्य लेंगे, मोहन ने अपने मित्र की कार खरीदी। वाक्य है मोहन ने अपने मित्र की कार खरीदी। अब इसका मिश्र वाक्य बनाना है अपन को, तो इसका मिश्र वाक्य होगा, मोहन ने वह कार खरीदी जो उसके मित्र के पास थी। मोहन ने वह कार खरीदी जो उसके मित्र के पास थी, तो ये इसका क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। अब आके सिर्फ मैंने सरल वाक्य लिखे हैं, आपको मिश्र वाक्य बना के देखने हैं। देखो करते हैं अपन कोशिश। परिश्रम करने वाले प्रतियोगी अवश्य सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले प्रतियोगी अवश्य सफल होते हैं। अब इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, देखो जो प्रतियोगी परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो प्रतियोगी परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। आई बात समझ में। एक सरल वाक्य और है, विपत्ति में धीरज रखना चाहिए। विपत्ति में धीरज रखना चाहिए। इसका मिश्र वाक्य होगा, जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए। जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य है, चोरी करने वाला लड़का
पकड़ा गया। इसमें मिश्र वाक्य इसका क्या बनेगा, चोरी करने वाला लड़का पकड़ा गया। तो मिश्र वाक्य बनेगा जो लड़का चोरी करता था वह पकड़ लिया गया, जो लड़का चोरी करता था वह पकड़ लिया गया। इस प्रकार से सरल वाक्य से क्या बनेगा, मिश्र वाक्य है वो बनेगा। अब देखो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं अपन। तो एक सरल वाक्य है, मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आया। मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आया। संयुक्त वाक्य बना, मनीष बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। मनीष बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। सरल वाक्य है अपने सामने, घंटी बजने पर छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए। घंटी बजने पर छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा इसका, घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए। घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए, यानी और से इसको जोड़ दिया, संयुक्त कर दिया। सरल वाक्य अपने सामने, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य बन गया। सरल वाक्य है, मुझे देखकर मोहन खिसक गया। सरल वाक्य है, मुझे देखकर मोहन खिसक गया। इसका संयुक्त बनेगा, मोहन ने मुझे देखा और वह वहाँ से खिसक गया। मोहन ने मुझे देखा और वह वहाँ से खिसक गया। एक सरल वाक्य है, शाम घर जाकर सो गया। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, शाम घर गया और सो गया। शाम घर गया और सो गया। इस प्रकार से इनके सरल से संयुक्त वाक्य हैं वो बनते हैं। आशा करता हूँ कि सरल से मिश्र और सरल से संयुक्त भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन वाक्यों को लिख करके खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका सारा कन्फ्यूज हो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब देखो अपन पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य के आपको मैंने एक भेद बताए थे, कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद अपन ने पढ़ लिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर 8 भेद और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है विधानार्थक वाक्य। कौन सा होता है, विधानार्थक, यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य का सामान्य कथन हो। यदि जिन वाक्यों में किसी कार्य का सामान्य कथन हो उन्हें विधानार्थक कहते हैं, यानी बिल्कुल सरल वाक्य होगा उसे क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य है वो कहा जाता है, या विधिवाचक भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, महिमा गीत गा रही है, मोहन भोजन कर रहा है, बिल्कुल सरल वाक्य हैं ये। कैसे, विधानार्थक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन मिलता है, कथन मिलता है उन्हें विधानार्थक कहते हैं। महिमा गीत गा रही है, मोहन भोजन कर रहा है, बिल्कुल सरल वाक्य है, विधानार्थक। अब देखो निषेधार्थक में सीधी सी बात है, अभाव, मनाही या फिर निषेध का बोध होगा, यानी कोई वाक्य होगा इसमें नकारात्मक अगर अपन को अर्थ मिलता है तो वो निषेधार्थक वाक्य है वो माना जाता है। यानी जिन वाक्यों में किसी भी विषय के अभाव का बोध हो या फिर निषेध हो या फिर मनाही हो आदि सभी का बोध होगा तो वो वाक्य कौन सा माना जाएगा, निषेधार्थक। महिमा गीत नहीं गा रही, नकारात्मक आ रहा है। मोहन भोजन नहीं कर रहा, यानी मनाही, निषेध या फिर अभाव का बोध होगा, वो वाक्य कौन से होंगे, निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। आ रही है बात समझ में? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट वाली तो कोई बात अपन ने छोड़ी नहीं है, एक एक चीज को खोल के रख दिया गया है। आगे देखो, अगला है प्रश्नवाचक। तो देखिए प्रश्नवाचक में सीधी सी बात है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। और जिस वाक्य में कब, कौन, कहाँ ये शब्द मिल जाएंगे वो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक होगा। मतलब प्रश्न का बोध होगा, आप कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और आप कहाँ इसमें आई गया। आज घर पर कौन आया, कौन शब्द आ गया, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य माना जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इन शब्दों से अगर कोई वाक्य में मिलते हैं ये शब्द तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है वो माना जाता है। आ रही है ना बात, समझ रहे हो ना? आज्ञार्थक में सीधी सी बात है, किसी वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो, आज्ञा, आदेश या प्रार्थना आदि का बोध हो, वो क्या माने जाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य माने जाते हैं। अब आप घर जा सकते हो, वाक्य है अब आप घर जा सकते हो, ठीक है, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तुम अपना पाठ पढ़ो, तुम अपना पाठ पढ़ो, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब उपदेश दिया जा रहा है। इसमें क्या दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। तो जिस किसी वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश या फिर प्रार्थना आदि शब्दों का बोध हो वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य माना जाएगा। बहुत समझने वाली बात है, कई विद्यार्थी आज्ञार्थक वाक्य में भी प्रश्नवाचक ढूंढ लेते हैं कि अब
घर जा सकते हो, कि वो कह रहा है कि अब तुम घर जा सकते हो। नहीं नहीं, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तुम अपना पाठ पढ़ो। इसमें आदेश दिया जा रहा है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब उपदेश मिल रहा है अपन को। समझ रहे हो ना बात को? अगला देखिए 5 नंबर का, विषमयादि बोधक, यानी विषम में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का बोध होगा किसी वाक्य में, वो क्या कहलाएंगे? विषमयादि बोधक है वो कहलाएंगे, विषयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। देखो इसमें भी वही प्रश्नवाचक वाली बात है, विषमयादि बोधक चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसे लाइन और नीचे एक बिंदु। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य। ये वाक्य बिल्कुल आसान होते हैं। देखो इसमें ये पहचान मिल गई आपको, आराम से आप पकड़ सकते हो। ये चिन्ह अगर आपको मिलेगा तो आंख बंद करके भी आप विस्मयादि बोधक वाक्य कर सकते हो। अरे आप कब आए, छी छी कितनी गंदगी है। तो सभी में देख लो ये चिन्ह आपको कहीं पर भी मिल रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया? ये विस्मयादि बोधक हो गया। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। अरे आप कब आए, विषमय विषमय हो रहा है इसमें। छी छी कितनी गंदगी है, यानी घृणा हो रही है। मतलब विषमय, शोक, घृणा, खुशी, ये सब हर्ष, ये किसी वाक्य में आपको कहीं पे भी मिलते हैं, इन शब्दों का बोध करवाने वाले, इन चीज़ों का, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक है वो वाक्य माना जाएगा। आगे बात समझ में? किसी प्रकार का विषमय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, इन सभी का बोध अगर किसी वाक्य में हो रहा है तो वो विस्मयादि बोधक होगा। अगर ये नहीं पहचान सकते हो तो सीधी भाषा की बात है, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा आपको, बस इसको पकड़ लेना आप तो, और आपका प्रश्न है वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है। अब इच्छार्थक, यदि किसी वाक्य में इच्छा, आशा या शुभकामना आदि और शाप आदि का अगर बोध होता हो किसी वाक्य में, तो वहाँ पर कौन सा होगा? इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। किसी वाक्य में इच्छा होगी या फिर आशा या शुभकामना या फिर शाप, इन चीज़ों का अगर बोध होगा तो वह वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी शुभकामनाएं हो रही हैं। आप कहीं रोड पे जाते हो तो आपको बोर्ड पे मिलता है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी शुभकामनाएं। आइए अब घर चलें, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करो, ये आशा की जा रही है। किसी शिक्षक के द्वारा छात्र के प्रति ये आशा प्रदर्शित की जा रही है कि परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करो। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो संदेहार्थक बिल्कुल आसान है, इनके नाम से ही पता चल जाता है। संदेह या फिर संभावना का बोध हो, शायद आज वह आ जाए, यानी संभावना व्यक्त है कि शायद आज वह आ जाए। अब तक वह चला गया होगा, यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है कि अब तक वह चला गया होगा। आ रही है बात समझ में? संदेहार्थक में संदेह या फिर संभावना का बोध होगा, शायद आज वह आ जाए, संभावना अब तक वह चला गया होगा, संदेह, इसमें संदेह का बोध हो रहा है। संकेतवाचक या संकेतार्थक, इसमें संकेत मिलेगा। यदि एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य के में मिले, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य माना जाता है। यानी एक कार्य होगा उसका दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा, यानी पहली जो क्रिया है वो दूसरी पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। देखो कैसे, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो। यदि वर्षा अच्छी हो, एक क्रिया वर्षा अच्छी होने की, दूसरी फसल अच्छी होने की, तो एक क्रिया दूसरी पर क्या रही है? निर्भर हो रही है। फसल का अच्छा होना किस पे होगा? वर्षा पे निर्भर करेगा। यदि आप आओ तो मैं चलूँ, यदि आप आओ ना तभी मैं चलूँ। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंच जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। तो समय पर पहुंचना और गाड़ी का मिलना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या रहती है? यहाँ पर निर्भर रहती है। वहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाता है? संकेतार्थक, यानी संकेत किया जाता है जिस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी परंतु एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अथवा एक कार्य का दूसरे को संकेत मिले, एक कार्य हो जाए उसमें दूसरे का संकेत कहीं पर भी दर्शाया जाए, वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य है वो माना जाएगा। तीनों वाक्यों में देख लो एक दूसरे पर निर्भर है। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो, यदि आप आओ तो मैं चलूँ, यदि तुम स्टेशन पर पहुंच जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे कार्य क्या मिल रहा है? संकेत मिल रहा है, एक दूसरी क्रिया वो दूसरे पर निर्भर हो रही है। आशा करता हूँ कि वाक्य से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है और आपको वाक्य समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरल वाक्य इसको संयुक्त में कैसे बदलें, ये सरल वाक्य इसको मिश्र में कैसे बदलें, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, वाक्य का विस्तार, क्रिया का विस्तार, कर्ता का विस्तार, किसी भी प्रकार का उद्देश्य विधेय से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और दूसरी बात, आप पदबंध हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसमें पहले आप पदबंध पढ़िए। पदबंध बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और रीट और जैसे पटवार जैसी भर्तियाँ सेकंड ग्रेड हैं उनके लिए वाक्य से संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछा जाता है कैसे न कैसे करके। तो इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।